हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिए हैं स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एनहेंसमेंट में। और अब ये तीसरा लेक्चर आ रहा है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हीट और राइस की सेमी डॉर्फ वैरायटी को डेवलप करके हमने कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन को किया। तो आइए देखिए, एनसीईआरटी का डाटा है 1960 से लेकर 2000 तक हमने व्हीट की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है। 11 मिलियन से लेकर के हम 75 मिलियन तक लेकर गए हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग लगभग हमने 7 टाइम्स इसको कर लिया है या 6.5 टाइम्स इसको हमने प्रोडक्शन को बढ़ाया है। 35 मिलियन हमने राइस को भी बढ़ा करके 89.5 मिलियन तक लेकर के गए हैं। ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने सेमी ड्वार्फ वैरायटी को गेहूं और राइस की डेवलप किया है। इसको डेवलप करने के पीछे जो योगदान है वो नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन ई बोरलॉग का योगदान है एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको। तो इस इंस्टीट्यूट का भी बहुत योगदान है क्योंकि इनिशियल रिसर्च यहीं पर की गई थी। इनिशियल सेमी डॉर्फ वैरायटी यहीं पर डेवलप की गई थी। फिर आगे की घटना है 1963 में सेवरल वैरायटी जैसे कि सोनालिका और कल्याण सोना जो कि हाई यील्डिंग है, साथ में डिजीज रेजिस्टेंस में है, इनको डेवलप किया गया ऑल ओवर द व्हीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया। सेमी डॉर्फ राइस वैरायटी वर डेराइव्ड फ्रॉम IR8। इसको आप याद करेंगे कि सेमी डॉर्फ वैरायटी राइस की जो हमने डेवलप की दैट इज IR8। इसको डेवलप किया गया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बोलते हैं IRRI। और ये कहाँ सिचुएटेड है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दैट इज ये फिलीपींस में सिचुएटेड है। एंड दूसरी है ताइचिंग नेटिव फर्स्ट, इसको हमने ताइवान से डेवलप कराया। तो याद रखिएगा IR8 को फिलीपींस से और ताइचिंग नेटिव को ताइवान से डेवलप किया गया। ये राइस की दोनों वैरायटी हैं। वहीं ये सोनालिका और कल्याण सोना आपकी व्हीट वैरायटी है। The derivatives were introduced in 1966। 1966 में हमने उनको डेवलप किया। लेटर बाद में बेटर यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी जैसे कि जया और रत्ना को भी डेवलप किया गया इंडिया में। ठीक, ये गेहूं के बाद ये राइस की वैरायटी है। ठीक, अब आगे देखिए शुगर केन के बारे में हमने क्या डेवलपमेंट करी। तो शुगर केन का नाम है सैकरम बारबेरी। ये सैकरम बारबेरी और सैकरम ऑफिसिनेरम नाम की 2 स्पीसीज हैं जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में पाई जाती हैं। तो नॉर्थ इंडिया में वेल डेवलप्ड ये जो वैरायटी होती थी सैक्रम बारबेरी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि शुगर कंटेंट कम है और इसकी वजह से इसका यील्ड भी कम है। ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये याद करिए कि साउथ इंडिया में कौन सा हम लोग ग्रो करते हैं। तो सैक्रम ऑफिसिनेरम ग्रो करते हैं। इसमें स्टेम थिकर होता है। अब सोचिए स्टेम अगर थिकर है तो शुगर कंटेंट हाई होगा, लेकिन इसको नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकते थे। तो एक ही कारण था कि हम इसको नहीं ग्रो कर पा रहे थे क्योंकि वहां की जलवायु इसके लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने क्या कराया, इनको क्रॉस करा दिया। तो दीज 2 स्पीसीज वर सक्सेसफुली क्रॉस to get sugarcane variety combining the desirable quality of high yield, thick stem, high sugar, ability to grow in the sugarcane area of India। तो हमने नॉर्थ इंडिया में भी ग्रो करने में सफलता प्राप्त की। उसके बाद चलते हैं मिलेट्स की ओर। मिलेट्स होते हैं तुम्हारे मोटे अनाज। मोटे अनाज को हम लोग मिलेट्स को कहते हैं, जिसको आजकल श्री अन्न के नाम से भी पुकारा जाता है। अब इसका मोदी जी ने नया नाम रखा है, इसका नाम रखा गया है श्री अन्न, क्योंकि दक्षिण में साउथ इंडिया में मोटे अनाज को हम लोग श्री अन्न के नाम से जानते हैं। तो अगर मोटे अनाजों में देखें तो हाइब्रिड मेज आता है आपका, ज्वार, बाजरा, इनको हमने सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है और इंडिया में इनको ग्रो भी कराया जा रहा है। हाइब्रिड ब्रीडिंग have lead to the development of several high yielding variety resistance to water stress। इसी के साथ हमने मिलेट्स में कुछ ऐसी वैरायटी भी डेवलप की है जहां पर वाटर स्ट्रेस है। जैसे हमारे राजस्थान के कुछ इलाके हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर वाटर स्ट्रेस रहता है। इस वाटर स्ट्रेस में हमने इन मिलेट्स को उगाने में सफलता प्राप्त की है। तो ये मिलेट्स के बारे में जानकारी है। अब अगली जानकारी आती है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। हमारा उद्देश्य क्या होगा, ऐसे प्लांट प्राप्त करना जो डिजीज से, जो बीमारियों से मुक्त हो। तो ऐसे प्लांट को प्राप्त करने के लिए वही 5 स्टेप का हमें करना पड़ेगा कि हमें वाइल्ड रिलेटिव ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद पेरेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उनको क्रॉस कराना पड़ेगा, फिर जो नई वैरायटी आएगी उसको चेक करना पड़ेगा, फील्ड में एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे और देन फिर हम उसको रिलीज करेंगे कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो स्टेप वही चल रहे हैं, बस देख लेते हैं थोड़ा सा। A wide range of fungal, बैक्टीरियल, वायरल पैथोजन हमारी फसलों को अफेक्ट करते हैं। इस वजह से हमारी फसल की क्रॉप हमारी फसल की जो
प्रोडक्शन है वो गिर जाती है। स्पेशली ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता है कि वहां पर पैथोजन ज्यादा लगते हैं, तो क्रॉप ऐसे में बच्चों काफी ज्यादा लूज कर जाती है, अपने प्रोडक्शन को लगभग लगभग 20 से 30% लूज कर देती है। समटाइम्स कभी कभी पूरी की पूरी फसल भी बर्बाद हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवर रेजिस्टेंस टू डिजीज एनहेंस फूड प्रोडक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है कि हमें नई वैरायटी को डेवलप करना है जो डिजीज से रेजिस्टेंस हो, जिससे हमारा डिपेंडेंसी पैथोजन पे, खर्च उनको मारने में जो हम वीडीसाइड्स फंजीसाइड्स लगा रहे हैं वो कम हो सके। So this also help reduce the dependence of use of fungicide, bactericides. Resistance of host plant is due to the ability to prevent pathogen from causing disease and determined by the genetic constituents of host plant. कोई प्लांट अपने पैथोजन के लिए कब ये रेजिस्टेंस होता है? तब रेजिस्टेंस होता है जब उसके जेनेटिक्स में ये बात हो, उसके जीन में ही ये बात होगी। अगर उसके जीन में ये बात होगी तभी वो यहाँ पर रेजिस्ट कर पाएगा, वरना तो रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो बिफोर ब्रीडिंग इज अंडरटेकन हमें अपना उद्देश्य पता होना चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। हमें ये पता हो कि हमारी फसल में कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है, क्या वो बैक्टीरिया है, क्या वो फंगस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए, किस तरीके से उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, लीफ में हो रहा है, स्टेम में हो रहा है, रूट में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय फंगल एंड द रस्ट। तो फंजाई और रस्ट से होने वाली डिजीज का नाम है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट। देखिए रस्ट है ना, जहां पे रस्ट आएगा वहां वहां पर फंगल डिजीज आप बताएंगे। तो ब्राउन रस्ट हो जाती है व्हीट में। रेड रॉट, रॉट जहां जहां पर लगा हो वहां आप बताएंगे कि ये आपकी फंगल डिजीज है। रेड रॉट ऑफ शुगर कोन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये वाले होने वाली डिजीज आपकी फंगस से है। फिर बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज का नाम है ब्लैक रॉट। देखिए ब्लैक रॉट आ रहा है तो आप बताएंगे क्रूसीफर में होने वाली बैक्टीरियल डिजीज है। और कुछ वायरसेस से भी डिजीजेस प्लांट्स में हो जाती हैं, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस, टर्निप मोज़ैक वायरस। तो ये टर्निप मोज़ैक और टोबैको मोज़ैक कॉज करता है। अब हम आगे चल देखते हैं कि हम डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ब्रीडिंग इज कैरीड आउट बाय द कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक डिस्क्राइब्ड अर्लियर और बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, वरना तो वो जो 5 स्टेप का अभी मैंने पहले बताया वो कर लीजिए, वरना तो आप लैब में म्यूटेशन ब्रीडिंग करा दीजिए, है ना। प्लांट का वो जीन चेंज कर दीजिए, प्लांट के अंदर जीन चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर रेजिस्टेंस वैरायटी आ सकती है। बट ये इतना आसान नहीं है। कोई 1000 एक्सपेरिमेंट में से कोई एक प्लांट ऐसा होगा जिसमें डिजायरेबल आपको ट्रेट्स लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इज दैट हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, और सिलेक्शन दोनों का, पेरेंट्स का भी करेंगे और प्रोजनी का भी सिलेक्शन करते हैं। तो इट्स स्टेप्स आर एसेंशियली आइडेंटिकल टू दोज फॉर ब्रीडिंग फॉर एनी एग्रोनॉमिक कैरेक्टर सच एज हाई यील्ड। तो जैसे हमने हाई यील्ड के लिए एक एक करके किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि वेरियस सीक्वेंशियल स्टेप्स आर दैट स्क्रीनिंग जर्म प्लास। तो पहला स्टेप हमारा वही हो गया कि हम जर्म प्लास कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं फॉर रेजिस्टेंस सोर्सेस। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स उसकी बात करेंगे। थर्ड स्टेप हम करेंगे सिलेक्शन। फोर्थ स्टेप करेंगे इवोल्यूशन ऑफ हाइब्रिड्स। और फिर फिफ्थ स्टेप पे आ जाएंगे टेस्टिंग एंड रिलीज ऑफ न्यू हाइब्रिड। तो ये 5 स्टेप की कहानी है, ये आपको याद रखनी चाहिए कि किसके बाद हमने क्या किया था। और ये आई थिंक 5 स्टेप पूछे भी जा चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ है, कराऊंगा मैं। सम क्रॉप वैरायटी यहाँ पर आपको दी गई है जिसको हमने हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन से डेवलप किया है, जो कि फंजाई से, बैक्टीरिया से और वायरल डिजीज से रेजिस्टेंस है। तो यहाँ देखिए कौन कौन सी वैरायटी कैसे कैसे दी गई है। पहली वैरायटी आती है आपकी वीट की, और वीट वैरायटी है हिमगिरी, ठीक है ना, हिमगिरी। तो लीफ एंड स्ट्राइप रस्ट और हील बंट से ये रेजिस्टेंस है। दूसरी ये ब्रेसिका है। ब्रेसिका माने तो ये होती है आपकी सरसों, दैट इज ये आपकी है मस्टर्ड, और ये इसकी वैरायटी है पूसा स्वर्णिम, या इसको हम करण राई कहते हैं, और व्हाइट रस्ट से ये मुक्त हो चुकी है। इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक बच्चों डाल रखी है, मैं आई बटन पे लिंक आपको दे दूंगा। ये टेबल याद करने की शॉर्ट ट्रिक दी है, आप याद कर लीजिएगा। थर्ड आपका आता है कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पूसा सुब्रा, पूसा स्नोबॉल केवन, और ये ब्लैक रॉट कर्ल ब्लाइक फ्लैट रॉट से
मुक्त हो चुकी है, ठीक है, इसमें ये नहीं लग सकते डिजीज। चौथी वैरायटी आती है आपकी काउपी। काउपी कौन सी है आपकी? दैट इज पूसा कोमल, ये बैक्टीरियल ब्लाइट से मुक्त है। उसके बाद आपकी आती है चिली यानी आपकी हरी मिर्च, ये पूसा सदाबहार है, ये चिली मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस और लीफ कर्ल से मुक्त हो चुकी है। क्लियर? चलिए, कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज ऑफन कंस्ट्रेन्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस जीन। अब भाई आप वाइल्ड रिलेटिव से ढूंढ करके जीन्स को लाए हैं, तो जरूरी तो है नहीं कि आपको मिल ही जाए नंबर ऑफ जीन्स दैट आर प्रेजेंट एंड आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप वैरायटीज और वाइल्ड रिलेटिव। तो हम यहाँ पे क्या कराते हैं, उसके अल्टरनेटिव में म्यूटेशन कराते हैं। तो इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट्स थ्रू डाइवर्स मीन्स एंड देन screening in plant material for resistance sometimes leads to desirable gene being identified। तो म्यूटेशन के द्वारा पॉसिबल हो सकता है। Plants having these desirable character can then be either multiplied directly or can be used in breeding। तो म्यूटेशन के बाद जो हम प्लांट प्राप्त करेंगे उनको डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या आप इनको ब्रीडिंग के प्रोग्राम में डायरेक्टली लगा सकते हैं। अदर ब्रीडिंग मेथड हैं that are used are selection among us soma clonal variant एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इनके बारे में भी बताया गया है। पहले हम समझते हैं म्यूटेशन को कैसे कराया जाता है। तो म्यूटेशन क्या प्रोसेस है? म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशन हम किसी स्पीसीज के चेंज करते हैं, क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन्स। ठीक है, इसमें चैप्टर 5 में ये पढ़ाया गया है। रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ, उससे क्या होगा अगर हम जेनेटिक्स चेंज करेंगे किसी नए प्लांट की, तो वहां पे नए कैरेक्टर बनेंगे, नए लक्षण आएंगे उस प्लांट में। उससे हमें क्या होगा, नॉट जो कि पेरेंट में नहीं थे, इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली। हम आर्टिफिशियली भी प्लांट में म्यूटेशन को इंड्यूस कर सकते हैं। यूज ऑफ केमिकल रेडिएशन लाइक गामा रेडिएशन सेलेक्टिंग यूजिंग द प्लांट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन अ ब्रीडिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों म्यूटेशन ब्रीडिंग। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हमने म्यूटेशन ब्रीडिंग में जीन को चेंज करके कोई नए प्लांट बनाए हैं? तो यस, हमने बनाए हैं। मूंग बीन, याद रखिएगा, एमयू माने म्यूटेशन, एमयू यहां भी आ रहा है, दैट इज मूंग बीन। तो म्यूटेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल होता है मूंग बीन। ये येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू से पूरी तरीके से मुक्त हो चुका है। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए। Several wild relative of different cultivative species of plant have been shown to have certain resistance character but have very low yield। कुछ कह रहे हैं वाइल्ड रिलेटिव होते हैं डिफरेंट कल्टिवेटिव स्पीसीज के, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनमें डिजीज रेजिस्टेंस कैरेक्टर हैं लेकिन इनकी यील्ड लो है। हेंस देयर इज नीड टू इंट्रोड्यूस द रेजिस्टेंस जीन इनटू द हाई यील्डिंग कल्टिवेटेड वैरायटीज। तो हमारे पास तरीका क्या होगा, हम वाइल्ड रिलेटिव के जीन को निकाल लें और उस जीन को पहचान करके हम हाई यील्डिंग वैरायटी कल्टीवेटेड वैरायटीज में डाल दें, जिससे हमारे पास दोनों लक्षण आ जाएंगे। एक प्लांट में ही वो डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा, साथ ही साथ उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी भी होगी। तो रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस इन भिंडी अबलमोस्कस एस्क्युलेंटिस इसका बायोलॉजिकल नेम है, वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ वाइल्ड स्पीसीज। तो हमने भिंडी की वाइल्ड स्पीसीज से इस जीन को निकाला और निकाल करके नई वैरायटी अबलमोस्कस एस्कुलेटल्स में डाला और नई वैरायटी जो बनाई है उसका नाम है प्रभानी क्रांति। ठीक है ना, क्रांति आ चुकी है, ऐसी भिंडी बनाई जिसको क्रांति आ सकती है। तो ऑल द अबव एग्जांपल इन्वॉल्व सोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जीन दैट आर इन सेम क्रॉप स्पीसीज which has to be breed for disease resistance or an related wild species। Transfer of resistance genes is achieved by sexual hybridization। तो अब आंसर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि हमने जीन को कैसे ट्रांसफर किया। इसको हमने सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा किया बिटवीन द टारगेट एंड सोर्स प्लांट फॉलोड बाय सिलेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। अभी जो पैरा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा बिल्कुल डिक्टो सेम, वही 5 स्टेप आप लगाएंगे, आपको मिल जाएंगे इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड मुक्त स्पीसीज, है ना। तो अगर आप इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस स्पीसीज चाहते हैं तो यहाँ पर वही 5 स्टेप आपको करने पड़ेंगे, दैट इज जर्म क्लास कलेक्शन, पेरेंट सिलेक्शन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हाइब्रिड प्रोजनी का सिलेक्शन और उसको फिर टेस्टिंग और रिलीज। तो ये 5 स्टेप आप याद रखिए। तो अनदर मेजर कॉज फॉर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट, क्रॉप प्रोड्यूसेस इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन। तो ये हम लोग जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं बच्चों, ये इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड इनको बोलते हैं, ये पेस्ट को मारने के लिए ही करते हैं। अब सोचिए पेस्ट को मारने के लिए जो ये चीजें की जाती हैं उनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है,
उनमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि उससे सारे ही पेस्ट प्रभावित होते हैं। बटरफ्लाई हमारा दुश्मन नहीं, लेकिन बटरफ्लाई मर रही है। हनी बी हमारी खेत की दुश्मन नहीं, लेकिन हनी बी भी मर रही है। तो क्या हो अगर हम अपने ही प्लांट को रेजिस्टेंस बना लें किसी तरीके से, हमारे प्लांट रेजिस्टेंस हो जाए इनके प्रति और हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज ना करना पड़े। तो ये सबसे अच्छा मेथड होगा। इसको भी हम कन्वेंशनल ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस इन होस्ट क्रॉप प्लांट मे बी ड्यू टू, अब इंसेक्ट का होस्ट प्लांट में कैसे जाता है, मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल करके। जैसे मान लीजिए हेयरी लीव्स कुछ सेवरल प्लांट्स में होती हैं, तो वो रेजिस्टेंस होता है इंसेक्ट पेस्ट के लिए। एग्जाम्पल बताया गया है, रेजिस्टेंस टू जेसिड्स इन कॉटन एंड सीरल लीफ बिट इन वीट। तो ये जो कॉटन का प्लांट है, जेसिड्स के प्रति रेजिस्टेंस है, इसलिए रेजिस्टेंस है कि इसमें हेयरी लीफ होती है। वहीं पे सीरल लीफ बीटल, वीट में ये रेजिस्टेंस है वीट। तो इन वीट सॉलिड स्टेम तो लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय द स्टेम सॉफ्लाई। स्टेम सॉफ्लाई के सॉलिड स्टेम को छेद नहीं पाती और स्मूथ लीफ के कारण भी नेक्टरलेस कॉटन वैरायटीज डू नॉट अट्रैक्ट बॉलवर्म। अब इसकी वैरायटी देखिए, कॉटन की क्या खासियत है कि इसकी स्मूथ लीव है, नेक्टरलेस कॉटन है, तो बॉलवर्म इस पे अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। और बताइए, हाई एस्पार्टिक एसिड, लो नाइट्रोजन शुगर कंटेंट इन मेज लीड्स टू रेजिस्टेंस टू मेज स्टेम बोरर। मेज स्टेम बोरर से इसने मुक्ति पाई हुई है। ओके, ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस इन्वॉल्व द सेम स्टेप्स मतलब वही 5 स्टेप्स। Those for any other agronomic trait such as yield or quality are as discussed earlier. Source of resistance genes may be cultivated varieties. Germ plots collection करेंगे of the crop और wild relative से ही। अब आगे देखते हैं कौन कौन से हमने प्लांट बनाए। यहाँ 3 ही वैरायटी आपको देखने को बच्चों मिलती हैं। पहली है सरसों, दूसरी है फ्लैट बीन और तीसरी है भिंडी, दैट इज ओकरा। तो ब्रेसिका, इसे रेप सीड मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने पूसा गौरव को बनाया है। ये एफिड से बच्चों मुक्त हो चुकी है। एफिड्स इस पे काम नहीं कर पाते, इसका नुकसान नहीं कर पाते। फ्लैट बीन की बात करें, सेम है ये, पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जेसिड्स, एफिड्स और फ्रूट बोरर से ये मुक्त हो चुकी है। वहीं पर भिंडी, इसको पूसा सवानी के नाम से जाने जाते हैं और ये पूसा A4 है, सूट एंड फ्रूट बोरर से ये मुक्त हो चुकी है। ठीक, तो ये था आपका पेस्टिसाइड के बारे में। अब प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, इसको बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि हम क्या अपनी क्रॉप के अंदर फूड क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको बढ़ा सकते हैं। तो इसके बारे में देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि मोर देन 840 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड टू मीट देयर डेली फूड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। खाना तो सभी को हो सकता है पर्याप्त रूप में मिल रहा हो, लेकिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी नहीं मिल पा रही है। मतलब प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये जैसे होनी चाहिए जिस मात्रा में, वैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो फॉर ग्रेटर नंबर 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रो न्यूट्रिएंट। ये एक रिसर्च में सामने आया है कि 3 बिलियन पीपल या इससे ज्यादा पीपल सफर कर रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी से, प्रोटीन से, विटामिन डिफिशिएंसी, और इसको बोलते हैं बच्चों हिडन हंगर। ठीक है, जब माइक्रो न्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डिफिशिएंसी से कोई सफर करता है तो इसे हिडन हंगर बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव ना होने से अंदर बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई इनफ फ्रूट्स। अच्छा, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, लेग्यूम्स में, फिश में, मीट्स में। तो अगर ये लोग इनके पास इतना पैसा नहीं है कि खर्च करके इन सब चीजों को खा सके, तो उनके अंदर न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट नहीं आने पाता। तो द डाइट्स लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलरली जैसे आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, इंक्रीज द रिस्क फॉर डिजीज, रिड्यूस लाइफ स्पैन, रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए, इनको ये प्रॉब्लम्स अगर ना आने पाए, तो उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाए हैं। हमने बायोफोर्टिफिकेशन को इजाद किया। तो व्हाट इज बायोफोर्टिफिकेशन? पहले इसके डेफिनेशन को याद करिए। ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन, हेल्दियर फैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल मीन टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। इसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे हमने पब्लिक हेल्थ को इश्यू में रख करके, ध्यान देकर के अपनी क्रॉप को इस तरीके से डेवलप किया है कि उनमें विटामिन, मिनरल्स, हाई प्रोटीन, हाई फैट, ये सब हो, उसकी वजह से हिडन हंगर को दूर किया जा सके। तो ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशनल क्वालिटी अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए बायोफोर्टिफिकेशन में? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमारी जो फसलें हैं उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट और प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी हो,
ऑयल का कंटेंट, ऑयल की क्वालिटी अच्छी हो, विटामिन का कंटेंट, विटामिन की क्वालिटी अच्छी हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मिनरल का कंटेंट और क्वालिटी दोनों अच्छी होनी चाहिए। उन 2000 हमने काम भी कर लिया है। 2000 में, ईयर 2000 में, आज से हम लोग 23 साल पहले मेज हाइब्रिड को डेवलप किया, जिसमें दुगना अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड था पहले की तुलना में। पहले की तुलना में कौन सा अमीनो एसिड? दैट इज लाइजीन एंड ट्रिप्टोफैन की मात्रा को हमने दुगना कर दिया। कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप। व्हीट की वैरायटी को डेवलप किया एटलस 66। इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है बच्चों। हैज बीन यूज्ड एज फॉर डोनर इंप्रूवमेंट कल्टीवेटेड व्हीट। इट हैज बीन पॉसिबल टू डेवलप आयरन फोर्टिफाइड राइस वैरायटी कंटेनिंग ओवर 5 टाइम। बच्चों 5 गुना ज्यादा आयरन है इसमें कॉमनली कंज्यूम्ड वैरायटी से। जो वैरायटी अभी हम लोग यूज करते हैं उससे ज्यादा इसमें तो आयरन है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली में इन्होंने ऑल्सो रिलीज किया है सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स को भी, जो कि विटामिन मिनरल्स में रिच हैं। जैसे विटामिन ए इनरिच कौन है? कैरेट, स्पाइनेच, पंपकिन। विटामिन सी इनरिच कौन है? आपका बिटर गार्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो। आयरन एंड कैल्शियम इनरिच कौन है? स्पाइनेच, बथुआ। प्रोटीन इनरिच बीन्स हमने ब्रॉड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस को बनाया है। ठीक है, तो ये आपका हुआ बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। बड़ा सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब है यहाँ पर हम लोग एक सेल वाले जीवधारियों का यूज करेंगे। एक सेल का जीव आपको क्या प्रोटीन प्रोवाइड कर सकता है, इसके बारे में बात हो रही है। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अगर हम करते हैं, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स may not be able to meet the demand of food at rate at which human animal production is increasing। तो बढ़ती पॉपुलेशन के साथ तो ये तो नहीं मीट कर पाएगी। तो शिफ्ट फ्रॉम ग्रेन टू मीट डाइट ऑल्सो क्रिएट मोर डिमांड फॉर सेरल्स। और देखिए बच्चों, यहाँ पर हम शिफ्ट अगर ग्रेन से हम मीट पे जाते हैं, मीट डाइट पे, तो हमारे सीरियल्स की मात्रा और बढ़नी चाहिए, है ना। जो लोग मीट खाते हैं वो उनके लिए अनाज और लगेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो मांसाहारी हैं हमारी फूड साइकिल को गड़बड़ कर रहे हैं और उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो अधिकतर मांस के प्रोडक्शन के कारण हो रही है। अब क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 to 10 kg ग्रेन लगता है 1 kg मीट को प्रोड्यूस करने में। 1 kg मीट प्रोड्यूस होता है जब 3 to 10 kg ऑफ ग्रेन। उसमें भी सारा का सारा मीट आपको पता है खाने योग्य नहीं होता, कुछ ही हिस्सा खाने योग्य होता है जिसको निकाला जाता है, बाकी का फेंक दिया जाता है। तो कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ द फूड चेन? यस, क्योंकि आगे एनर्जी जो जाती है ओनली 10% ही एनर्जी जाती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है। तो अगर आप पहले स्टेप पे ही फूड को खा रहे हैं, दैट इज शाकाहारी वेजिटेबल्स, फ्रूट को खा रहे हैं, तो आप एनर्जी को रोक पा रहे हैं। बाकी एनर्जी धीरे धीरे ही आगे बढ़ रही है, 10% ही आगे जा रही है, इसलिए फूड ग्रेन्स ज्यादा लग रहा है। और फूड ग्रेन्स ज्यादा लग रहा है तो पानी की सप्लाई आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। और इन सब के फिर लास्ट में आपको दिखेगा कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ेगा। तो मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन सफर कर रही है हंगर से एंड माल न्यूट्रिशन से। इसका अल्टरनेट सोर्स हो सकता है प्रोटीन और एनिमल के लिए ह्यूमन न्यूट्रिशन को सप्लाई करने के लिए सिंगल सेल प्रोटीन। अब व्हाट इज अ सिंगल सेल प्रोटीन? सिंगल सेल प्रोटीन का लेना देना है माइक्रोब से। माइक्रोब्स को बच्चों हम बीइंग ग्रोन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे एज अ सोर्स ऑफ गुड प्रोटीन। अब कौन सा माइक्रोब? जैसे स्पाइरुलिना, इसको हम ग्रो करते हैं इजिली मटेरियल लाइक वेस्ट वाटर, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स। आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चिप्स वगैरह बनते हैं, आलू की धुलाई होती है, या जहां पर भी आलू से संबंधित कोई चीजें बनती हैं तो वहां पे आलू की धुलाई होती है। तो वेस्ट जो पानी आ रहा उस पे हम लोग, क्योंकि उसमें स्टार्च की मात्रा होगी अच्छी खासी, तो उस स्टार्च को हम एज अ सोर्स ऑफ फूड बना करके स्पाइरुलिना के लिए स्पाइरुलिना को ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रॉ हम लोग भूसे पे, मोलासेस पे, एनिमल मैन्योर पे, सोचिए सीवेज है ना, सीवेज पे हम लोग इसको ग्रो कर सकते हैं। तो प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन्स। तो पूछा जाता है कि सिंगल सेल प्रोटीन रिच इन, नॉट रिच इन प्रोटीन बट ऑल्सो मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड द vitamins। इसको आप याद रखिएगा। नाउ इंसिडेंटली सच यूटिलाइजेशन ऑल्सो रिड्यूसेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और इसके यूज करने से, क्योंकि ये मीट जैसा नहीं है कि मीट में बहुत सारा हमें अनाज खिलाना पड़ रहा है एनिमल को, तो ये सिंगल हैंडेडली पॉल्यूशन को कम कर देगा। तो हमें ये अल्टरनेटिव अपनाना चाहिए। और स्पाइरुलिना को एज अ माना गया है कि ये बहुत अच्छा रिच सोर्स होता है, इसलिए अंतरिक्ष में जो वैज्ञानिक जाते हैं तो इसे अंतरिक्ष का फ्रूट माना गया है कि ये फूड है। तो भविष्य का फूड भी स्पाइरुलिना को कहते हैं।
इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट 250 किलोग्राम अगर काउ होगी तो केवल 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस करेगी। तो इन द सेम पीरियड 250 ग्राम ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लाइक मिथाइलोफिलस मेथाइलोट्रोपस बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन प्रोटीन। सोचिए आप 250 ग्राम मिथाइलोफिलस से आप 25 टन प्रोटीन बना सकते हैं। कैन यू इमेजिन ये कितनी बड़ी मात्रा है, कितने लोगों का पेट इससे भर सकता है, हिडन हंगर दूर हो सकती है, प्रोटीन मालन्यूट्रिशन दूर हो सकता है। द फैक्ट दैट, यहाँ पर फैक्ट क्या है कि मशरूम को कुछ लोग तो पहले तक नहीं खाते थे, बट मशरूम क्या है, फंगस है, फंजाई है, आर ईटन बाय मैनी पीपल एंड लार्ज स्केल मशरूम कल्चर हमने लगा है। ग्रोइंग इंडस्ट्री मेक इट बिलीव दैट माइक्रोब टू वुड बिकम एक्सेप्टेबल एज फूड। तो माइक्रोब्स के द्वारा भी हम लोग फूड बना सकते हैं। नाउ अब लास्ट इसका टॉपिक आता है बच्चों टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज अ टिश्यू कल्चर? तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक फेल्ड हो जाए टू कीप पेस विद डिमांड एंड प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड एफिशिएंट सिस्टम फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। जैसा हम लोगों ने बताया था कि कोई 1000 में से एक कोई सिंगल रिजल्ट आता है जिसमें हमें मनचाहा प्लांट मिलता है, ये टाइम टेकिंग बहुत है। तो बिना इतना ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं है, तो हम जाकर के टिश्यू कल्चर को अपना करके कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर से हम नई वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं। व्हाट डज टिश्यू कल्चर मींस? इट वाज लर्न्ड बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s, 1950 के आसपास की घटना है। दैट होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। तो यानी पूरे के पूरे प्लांट को ही डेवलप किया जा सकता है, फिर से नया बनाया जा सकता है एक्स प्लांट से। अब एक्स प्लांट पहले डेफिनेशन हो जाएगी। एक्स प्लांट क्या होगा? एक्स प्लांट बोलते हैं, एक्स मतलब एग्जैक्ट, प्लांट मतलब प्लांट का कोई हिस्सा। तो प्लांट के हिस्से को हम निकालना है, उससे पूरा नया प्लांट ग्रो कराएंगे। तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोइंग इन द टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम, इसे बोलते हैं एक्स प्लांट। तो दिस कैपेसिटी, ये एक्स प्लांट की कैपेसिटी है, इससे हम पूरे प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। इस कैपेसिटी को बोलते हैं टोटी पोटेंशी, कैरेक्टरिस्टिक है। तो दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्स प्लांट, इसे बोलते हैं टोटी पोटेंसी। टोटल प्लांट और पोटेंशियल तो है ही नया प्लांट बनाने का। यू विल लर्न हाउ टू अकम्प्लिश दिस इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में बायोटेक्नोलॉजी में आप ज्यादा जान पाएंगे इसके बारे में। इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर दैट द न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। तो यहाँ पर आपको न्यूट्रिएंट में कार्बन सोर्स जरूर डालना पड़ेगा, सच एज सुक्रोज आपको देना पड़ सकता है। ऑल्सो आपको इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डालने पड़ेंगे, वाइटामिन, अमीनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये सब मिलाने पड़ेंगे। बाय एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड इट इज पॉसिबल टू अचीव प्रोपेगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। तो बहुत सारे प्लांट का प्रोडक्शन, लार्ज नंबर प्लांट काफी कम ड्यूरेशन में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। This method of producing thousands of plants through tissue culture is called micro propagation, है ना? कम समय में ज्यादा नंबर प्रोड्यूस करना, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। Each of these plant will be genetically identical. ये सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, मतलब क्लोन कह सकते हैं, है ना? क्योंकि माइटोसिस के द्वारा ये बनाए गए। ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, दैट इज दे आर सोमा क्लोन। सोमा माने होती है बॉडी, क्लोन्स माने क्लोन। तो सोमा क्लोन मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा हमने प्रोड्यूस किए हैं कॉमर्शियल स्केल पे टिश्यू कल्चर से। ट्राई टू विजिट अ टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी विद योर टीचर। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पैरा में क्या दिया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ मेथड इज रिकवरी ऑफ हेल्दी। ये टिश्यू कल्चर का सबसे बहुत अच्छा ये मोटिव है कि हम यहाँ पर हेल्दी प्लांट को बना सकते हैं डिजीज प्लांट से। तो ऑल द प्लांट इज इन्फेक्टेड विद द वायरस, मेरिस्टम ले लीजिए आप, एपिकल मेरिस्टम ले लीजिए, एक्सिलरी ले लीजिए वायरस से। हेंस वन कैन रिमूव द मेरिस्टम, ग्रो इट इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। Scientists have succeeded in culturing meristem of banana, sugarcane, potato, etc. Okay. चलिए, scientists have been isolated single cell plant and after digesting their cell wall have been able to isolated protoplast. What is a protoplast? Protoplast और कुछ नहीं है, जैसे ये सेल है तो यहाँ पे ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है और इसके ऊपर होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल को अगर आप डाइजेस्ट कर दीजिए तो जितना बचेगा उसे बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्लियर है? यहाँ पे जितना ये बचा उसे बोलेंगे बच्चों प्रोटोप्लास्ट। तो ये प्रोटोप्लास्ट है, इसको याद रखिएगा। अब प्रोटोप्लास्ट को अगर हम फ्यूज करा दें तो यहाँ पे देखिए क्या होगा।
दो स्पीसीज के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराने से नई वैरायटी बन सकती है। तो व्हाट इज अ प्रोटोप्लास्ट? सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम टू डिफरेंट वैरायटी each having a desirable character can be fused to get hybrid protoplast which can be further grown to form a new plant. These hybrids are called, ऐसे hybrids का नाम हम देते हैं somatic hybrids, while the process को नाम देते हैं somatic hybridization. Okay, now imagine a situation when a protoplant of tomato is fused with potato. Yes, ऐसा हो चुका है, हमने बनाया है, tomato को बनाया है, and they grown to form new hybrid plant कंबाइनिंग टोमेटो पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने टोमेटो को बनाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लांट डिड नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कमर्शियल प्रोडक्शन। तो कमर्शियल यूटिलाइजेशन इसलिए इसका नहीं किया गया क्योंकि जितनी हम चाहते थे चीजें उतनी हमने पाई नहीं है। आगे समरी है, समरी आपको पढ़नी है, आप पढ़ करके इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाइए एंड देन फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूं। मिलते हैं नए लेक्चर पे।